सभी को मेरा जय हिंद। पद्य खंड का है। इसके पहले जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है गद्य खंड का, वो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है पद्य का, पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन। कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो बाह आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है, ठीक है। उसके बाद है पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। कबीर भक्तिकाल के खालिस्तान धारा के कवि हैं, तो निर्गुण धारा के कवि हैं। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ज्ञानाश्रयी के। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा कौन सी है? तो सदुक्खड़ी है। कवि हिंदुओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? पत्थर की पूजा। एक खाक गड़े सब भांडे एके कोहरा साना। इस पंक्ति के खाक और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है? तो रूपक तिर्सोक्ति अलंकार है। दोजग शब्द का क्या अर्थ है? तो नर्क इसका अर्थ है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अंत समय में पछताना पड़ता है। उसके बाद है कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तो तीर्थाटन से संभव है। उसके बाद है कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है, परंतु इसी अग्नि को उससे अलग नहीं किया सकता, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धत हैं? तो सबद से उद्धत हैं। उसके बाद है कबीर के दूसरे पद में किन पर प्रहार किया गया है? तो बाह आडंबरों पर प्रहार किया गया है। उसके बाद है दूसरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई वाला अध्याय सेकेंड है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया है? तो कृष्ण को स्वीकार किया है। उसके बाद है मीरा के गुरु के माने जाते हैं तो कवि रैदास। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हाँसी में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो संप्रीता पत्नी के रूप में करती है। मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को क्या दर्शाता है? तो कृष्ण को पति मानना। तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तो उद्धार करना है। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? तो द्वारिका चली गई थी। मीरा के पद एक में प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? तो अपना आराध्य और अपना पति मानती थी। मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीरा के पद किसके द्वारा संकलित संपादित है? नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा। मीरा को विष का प्याला किसने दिया? तो राणा ने दिया था। कुछ की कहानी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। लोग मीरा को क्या कहते थे? तो बाबरी कहते थे। मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? तो सत्संग है, ठीक है। मैं जो ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, इसके यदि पूरे आपने लेक्चर देख लिए तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ 70 में 70 आपके हैं, ठीक है। तो आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। मीरा के काव्य में कौन सी मुक्ता थी? तो राजस्थानी भाषा मुक्ता थी। तो मीरा भक्तिकाल की किस धारा की कवित्री थी? तो मीरा भक्तिकाल की सगुण धारा की कवित्री थी, ठीक है। ये 11वीं जैसे ही आपके पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद हम नया एपिसोड चालू करेंगे, आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। उसके बाद है पथिक अध्याय। थोड़ा सा ऑनलाइन वाला काम था इसलिए थोड़ा। पथिक कविता की कवि कौन है? तो कौन है पथिक कविता के? रामनरेश त्रिपाठी। आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचता है? तो हर क्षण नाचता है। पथिक के अनुसार आधी रात्रि के समय जब तारे चमकते हैं तो क्या आता है? संसार का स्वामी आता है। पथिक कविता में पथिक किसके सुंदर रूप पर मोहित है? तो प्रकृति के सुंदर रूप पर मोहित है। वारिद माला का क्या अर्थ है? तो गिरती हुई बूंदे। रत्नाकार गर्जन करता है में रत्नाकार किसे कहा गया है? सागर को। पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है? तो विस्तृत भवन, विशाल भवन, महिमामय, मतलब इन सभी से की गई है। पथिक शीर्षक कविता किसका अंश है? खंड काव्य का। पथिक शीर्षक कविता किस सर्ग से ली गई है? पहला सर्ग से ली गई है। पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है? तो विश्व को मोहित करने वाली कहानियाँ। पथिक का मन मेघ पर बैठकर क्या करने को कहता है? तो चिंतन करने को। रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो लक्ष्मी की। पथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है? प्रकृति। उसके बाद है चंद्र विहंस देता है
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानविकरण अलंकार है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? सागर और गगन के बीच। पथिक शीर्षक कविता में कौन सी अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती हैं? तो प्रेम सत्य है कि। पथिक शीर्षक की कविता के आधार का जगत का स्वामी किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। जगत का स्वामी सूर्य को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है वे आंखें। वे आंखें का पहला क्वेश्चन, वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा रंजन पंच के द्वारा। वे आंखें कविता में किसे वर्गी वाला क्वेश्चन था? तो किसान को। किसान की आंखें में किसका दुख व्याप्त है? गरीबी का। वे आंखें शीर्षक कविता के आधार पर कारकुन कौन थे? तो जमींदार दारों और महाजनों के खरीदे थे। वे आंखें कविता हिंदी की किस काव्य धारा से प्रभावित है? प्रगतिवाद। किस कवि को छायावाद की कवित्री में स्थान दिया जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। किसान की आंखें का तारा जवानी में ही किससे मारा गया? तो कारकुनी की ढाली से, ठीक है। वे आंखें में कवि ने किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है? विकास की। किसान की घरनी किसके अभाव में मर गई है? तो भोज तवा के, ठीक। उसके बाद वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? व्यवस्थाओं को। कगार सदृश में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार। जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। वे आंखों में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है? किसान की। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। वे आंखें कविता में किसान की आंखें किसके समान कही गई हैं? तो अंधकार की गुहा के समान कही गई हैं। किसकी नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगा करती है? तो बैलों की। तो किसने थोड़े से ऋण के बदले किसानों की सारी खेती हथिया तो सूदखोर सेठों ने। किसान की शून्य आंखों में देखने से कवि को कैसा अनुभव होता है? भय का, ठीक। उसके बाद आती है घर की याद। घर की याद कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेशवाहक बनाया है? सावन को। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? घर के सदस्यों की याद आने के कारण। भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे, काय में गांधीवाद पर रखते थे। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? तो घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते थे? गीता का। घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? तो कातने में। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो जेल प्रवास के दौरान। किससे कविता का गांधी से संबंधित किया गया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं? 4 भाई और 4 बहन हैं। बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही थी? तो घर की याद आ रही थी, ठीक है। उसके बाद है जब भी कवि के पिता काम करते हैं तो उनके कार्य करने के ढंग में क्या है? तो तेज गति, ठीक है। उसके बाद रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसी रोने की उल्लेख है? तो पिता की, ठीक है। उसके बाद है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्ह थी। चंपा किसकी बेटी है? सुंदर की। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है? तो कोलकाता। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम है त्रिलोचन। चंपा का पिता क्या है? ग्वाला था। चंपा को कविता पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है? पति को पत्र लिखना। त्रिलोचन को की चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंत विरोधों को उजागर करती है? शिक्षा व्यवस्था को। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चिन्हती का क्या अर्थ है? पहचानती। चंपा स्वभाव से कैसी लड़की है? तो नटखट लड़की है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें? गांधी बाबा की। चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करता है? तो कागज गोदना। चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है? तो गांव की। चंपा प्रतिदिन खालिस्तान काम करती है? तो पशुओं को चराने का।
कवि त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव सिंह। चंपा समाज में विद्यमान कौन सी लड़कियों का प्रतीक है? तो अनपढ़। चंपा काले अक्षर ने चिन्ह नामक कविता किस संग्रह से संकलित है? तो धरती से संकलित है। ठीक। उसके बाद है गजल। गजल का पहला, सॉरी वो कहाँ कहाँ तो तय था चिरागे चिरागा हरेक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर। दुष्यंत कुमार की कविता गजल में चिरागा किसका प्रतीक है? समाज की सुख समृद्धि का प्रतीक है। गजल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो जन जागृति का। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे कवि पेट ढक लेंगे पंक्ति में कवि ने भारतीयों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो संतोष वृत्ति पर। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से। गजल कविता का उद्देश्य क्या है? तो झूठी घोषणाओं पर व्यंग्य करना है। दुष्यंत कुमार की गजल कविता किस गजल से उद्धृत है? तो सोयोग में धूप में। गजल में किसका चलन नहीं है? तो शीर्षक का चलन नहीं है। गजल में दुष्यंत का इशारा किसकी ओर है? तो विद्रोहियों की ओर है। शासकों के लिए क्या जरूरी है? तो विद्रोह को दबाना जरूरी है। आम व्यक्ति के अनुसार भ्रष्ट व्यक्ति के हृदय किसके होते हैं? पत्थर के होते हैं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। पंक्ति में बहर का क्या अर्थ है? बहर का क्या अर्थ है? तो छंद। वे मुतमईन हैं में मुतमईन का क्या अर्थ है? तो आश्वस्त है। उसके बाद है आम जनता आवाज़ उठाने और विरोध करने की उपेक्षा करती है। चुपचाप अन्याय सहती है। ठीक है, इसका अर्थ अन्याय सहती है। कवि ने किससे क्षमा दया त्याग परोपकार जैसे गुणों को संपन्न करना माना है? तो खुदा को। ठीक। उसके बाद है हे भूख मत चल वाला। ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है अक्का महादेवी किसकी अनन्य भक्त हैं? तो चन्न मल्लिकार्जुन की हैं। ठीक है। अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी? तो वैष्णव आंदोलन से जुड़ी। वीर शैव आंदोलन से, गलती हो गई, माफ़ कर देना। ठीक है। ईश्वर की समता किससे की गई है? तो जूही के फूल से की गई है। किस कवित्री को अन्नड़ की मीरा की संज्ञा दी गई है? तो अक्का महादेवी को दी गई है। ठीक है। चन्ना मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो शिव है। उसके बाद है प्रभु भक्ति करने के लिए हमें किस पर नियंत्रण करना चाहिए? इंद्रियों पर। अक्का महादेवी की कविता को हिंदी में क्या कहा गया है? तो वचन कहा गया है। उसके बाद है अक्का महादेवी के वचन के आधार पर प्रभु भक्ति के लिए किस पर नियंत्रण करना चाहिए? इंद्रियों पर। पहले वचन की पंक्ति आहो देहु लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का के आधार पर कवित्री किसकी संदेश लेकर आई हैं? शिव भक्ति का संदेश लेकर आई हैं। अक्का महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किसने किया? तो केदारनाथ सिंह ने किया था। निम्न में कौन अक्का महादेवी के कन्नड़ संत कवि थे? तो एक और दो दोनों, मतलब अल्लमा प्रभु और वसन्नवा। अक्का महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष कितनी शर्तें रखी थी? तो 3 शर्तें रखी थी। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बहन होता है। अक्का महादेवी की कविता कितने वचन में रचित हुआ है? 2 वचन में। हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अक्का महादेवी के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में क्या बाधक होती है? तो इंद्रिय बाधक होती है। चन्न मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो इंद्र है। क्रोध क्या मचाता है? तो उथल पुथल मचाता है। उसके बाद है सबसे खतरनाक का पहला क्वेश्चन है कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? सबसे खतरनाक स्थिति सपनों का मर जाना है। करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग किया जाता है मरसिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे खतरनाक कौन सी आँखें होती हैं जो सब देखकर भी निष्क्रिय रहती हैं? सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा है तो में अलंकार क्या है? उपमा अलंकार है। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए? जो व्यक्ति एक डर्रे पर चलता है उसका जीवन किसके समान होता है? तो मशीन के समान होता है।
जो चीज़ें से उठती अंधेपन के भाव पर दुलक जाती है में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। उसके बाद सबसे खतरनाक कविता के अनुसार क्या सबसे खतरनाक नहीं होता? तो इनमें से सभी, मतलब मेहनत की लूट, गद्दारी और पुलिस की मार। अंधेपन की भाव में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सबसे खतरनाक कविता में कवि पास का मूल नाम क्या है? अवतार सिंह संधू है। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? लाक्षणिक प्रयोग है। किसकी मृत्यु किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? मरसिए कहलाता है। ठीक है। कवि ने आँख को क्या कहा है? तो जमी बर्फ कहा है। किसके किसकी मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती? तो दहाड़ी लोभ की। गीदड़ क्या करते हैं? तो गीदड़ क्या करते हैं? हुआ हुआ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है अपना लास्ट अध्याय, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है। तो आओ मिलकर बचाएं का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो अंदर चले गया। ठीक है। कविता निर्मला पुत्र ने क्या बचाने को आह्वान किया है? तो थोड़ा सा विश्वास बचाने को आह्वान किया है। निर्मला पुतुल का जन्म किस परिवार में हुआ था? इस परिवार में, आदिवासी परिवार में। आपको मैं बता दूं, मैंने इसके प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पूरा ऑल टोटल वन शॉट में कराया हूँ, तो मेरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं आपका पूरा मैं बता रहा हूँ, 100 से 100 अंक पूरे आ जाएंगे। ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में 30 अंक आने वाले हैं। आप वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। चालू करते हैं इसको। आदिवासी परिवार आएगा इसका। आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो अशोक सिंह ने किया है। आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचना चाहिए? तो झोली भर बचना चाहिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी रंग पंक्ति का क्या आशा है? तो संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने अपनी बस्तियों को किसके बचाने के हेतु प्रेरित किया गया है? इन सभी को। आओ मिलकर बचाएं कविता के रचयिता हैं? तो निर्मला पुतुल हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में भाषण में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय? झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संथाली भाषा में लिखी गई है। कवित्री ने वर्तमान दौर को क्या कहा है? तो अविश्वास भरा कहा है। ठीक है। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? तो झारखंड के लोगों की। कवित्री किसे अमर्यादित होने से बचाने का आह्वान करती हैं? तो अपनी संस्कृति को। प्रस्तुत अवतरण में कवित्री ने किसके प्रति चिंता उजागर की है? तो संथाली के प्रति की है। शहर का वातावरण कैसा होता है? प्रदूषित होता है शहर का वातावरण। प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं? तो आदिवासी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो ये हुए पूरे ऑब्जेक्टिव पद्य एवं गद्य के। आप इसके बाद और एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं परीक्षा दन का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर